हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और अब तक हमने इस टॉपिक में क्या क्या देखा? एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, डोबेरेनर्स ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये सब हमने अब तक देख लिया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्विक रिवीजन कराना चाहता हूँ आपको। क्विक रिवीजन किसका? डोबेरेनर ट्रायड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का क्विक रिवीजन, एकदम फास्ट, मतलब एकदम आपको पिछले ट्यूटोरियल में हो गया है सब कुछ। लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ नोट्स बनाने होंगे, कुछ नोट डाउन करके लेना होगा, तो इसलिए मैं क्विक रिवीजन करूंगा एकदम जल्दी से। तो चलिए देखते हैं। डोबेरेनर्स ट्रायड्स। In the year 1817, Dobereiner suggested that properties of elements are related to their atomic masses. तो क्या बोला डोबेरेनर ने कि प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की वो किसके साथ रिलेटेड है? उनके एटॉमिक मासेस के साथ। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि एटॉमिक मासेस के साथ प्रॉपर्टीज रिलेटेड थी, ऐसा बोला था डोबेरेनर ने। He made group of 3 elements each having similar chemical properties and called them as triads. उसने ग्रुप ऑफ 3 elements बनाए, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए और उसको नाम क्या दिया? ट्रायड्स। और जो एलिमेंट थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी? सिमिलर थी, एक ही ग्रुप वाले जो एलिमेंट थे उनकी। He arranged the 3 elements in a triad in an increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic mass of the other 2 elements. उसने क्या किया? जो ट्रायड में 3 एलिमेंट थे, पहले वाला और लास्ट वाला जो एलिमेंट था, उनका एटॉमिक मास का मीन मतलब एवरेज, वो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ऐसा दिखाया। तो ये क्या हो गया? डोबेरेनर का ट्रायड का हम बोल सकते हैं कि लॉ हो गया। अब जो जो एलिमेंट इसे फॉलो करेंगे वो डोबेरेनर्स ट्रायड्स कहलाएंगे। कौन से है एग्जांपल देखते हैं चलिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का 6.9 है एटॉमिक मास, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39.1। अगर हम करते हैं पहले वाले और लास्ट वाला एलिमेंट लिथियम और पोटेशियम, उनका एटॉमिक मासेस का मीन, तो हमें 23 मिलता है, जो कि मिडल वाला एलिमेंट सोडियम उसके एटॉमिक मास के बराबर है। और कौन से एग्जांपल देखे थे हमने? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। 40.1 प्लस 137.3 कैल्शियम का और बेरियम की मासेस की हम एवरेज निकालेंगे तो 88.7 मिलता है। और स्ट्रोंशियम का जो मास है वो कितना है? 87.6 है। अभी 88.7 और 87.6 क्या है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, मतलब ये डोबेरेनर का लॉ क्या है? लॉ मतलब डोबेरेनर के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये डोबेरेनर्स के ट्रायड्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और थर्ड वाला एग्जांपल कैल्शियम नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये थर्ड वाला एग्जांपल है। अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो चलिए देखते हैं। In the year 1866, Newlands arranged the elements known at that time in an increasing order of their atomic masses. न्यूलैंड ने भी क्या किया? एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। और टोटल कितने एलिमेंट थे अवेलेबल न्यूलैंड के टाइम? आपको बताया था मैंने, टोटल 56 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे? 56। He found that every eighth element had property similar to the first. उसने क्या देखा कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर है, मतलब हर आठवां एलिमेंट और पहला एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है। न्यूलैंड्स कंपेयर्ड दिस सिमिलरिटी विद ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। उसने क्या किया कि इस सिमिलरिटी को म्यूजिक में जो ऑक्टेव्स होते हैं उनके साथ कंपेयर किया। सारे ग म प ध नि सा, वैसे सा रिपीट होता है इसलिए वो ऑक्टेव बनता है। अगर हम सिर्फ सारे ग म प ध नि बोलेंगे तो वो सप्तक हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। He called the similarity observed in the eighth and first element as the law of octaves. और जो उसने सिमिलरिटी देखी पहले वाले और आठवें वाले एलिमेंट में, उसको उसने क्या बोला? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये क्या है? न्यूलैंड का टेबल, जिसमें हम देख सकते हैं डो रे मी फा सो ला टी। ये क्या है? क्या है ये? म्यूजिकल नोट्स, वेस्टर्न म्यूजिकल नोट्स। वेस्टर्न मतलब पाश्चिमात्य देशों के। हमारे इंडियन म्यूजिक के कौन से? नीचे दिए हुए ब्रैकेट में सारे ग म प ध नि, हमारे इंडियन म्यूजिक के नोट्स है। अब देखिए आप, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब उसने एलिमेंट्स को रखा है यहाँ पे। अगर मैं
हाइड्रोजन को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करूंगा तो 8th एलिमेंट कौन सा होगा मेरा, फ्लोरीन होगा। अगर मैं लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करूंगा तो सोडियम मेरा 8th एलिमेंट होगा। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से उसने अरेंज किया। मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में अच्छे से बताया है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो करते ये लॉ को, बाकी के फॉलो नहीं करते। और आपको दिख रहा होगा कोबाल्ट एंड निकेल को एक ही जगह पे रखा है, सीरियम और लैंथेनियम को एक ही जगह पे रखा है। ये भी उसका ड्रॉबैक हो गया। अभी कोबाल्ट और निकेल को एक जगह पे रखा तो रखा, और किसके नीचे रखा, हेलोजेंस के नीचे। हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन को हेलोजेंस बोला गया है तो उनके नीचे रखा है। सीरियम और लैंथेनियम एक ही जगह पे रखे। फेरस को ऑक्सीजन और सल्फर के नीचे रखा, जबकि फेरस मतलब आयरन मेटल है, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, उनके नीचे रख दिया। फेरस और कोबाल्ट निकेल की प्रॉपर्टी सिमिलर है, वो पास पास होने चाहिए, एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, तो दूर दूर रख दिए। तो ये क्या हो गया उसका लिमिटेशन। तो हम लिमिटेशन देखेंगे अभी। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो कर रहे थे। Newlands placed 2 elements each in some boxes to accommodate all the known elements in the table. For example, cobalt and nickel, cerium and lanthanum. उसने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट को बिठाने के चक्कर में अपने बॉक्स में दो दो एलिमेंट को एक जगह पे रख दिया। कोबाल्ट निकेल को एक जगह पे रख दिया, सीरियम और लैंथेनियम को एक जगह पे रख दिया। एक लिमिटेशन है। He placed some elements with different properties under the same note in the octave. उसने एक ही नोट के अंदर, मतलब एक ही नोट के नीचे अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को रखा है। कैसे, कोबाल्ट एंड निकेल अलोंग विथ हेलोजेंस, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ये हेलोजन से, वैसे हाइड्रोजन बाद में हेलोजन से मतलब हेलोजन नहीं रहा, लेकिन हम बोल सकते कि हेलोजन है अभी के लिए। हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजन है। कोबाल्ट निकेल को उनके नीचे रख दिया, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। फेरस अलोंग विथ नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड सल्फर अंडर नोट टीआई। अभी टीआई मतलब लास्ट वाली नोट जो है या ना है हमारी इंडियन म्यूजिक की नी, उसके नीचे क्या है, ऑक्सीजन सल्फर, ये नॉन मेटल से। उसके नीचे फेरस को रख दिया जो कि मेटल है, मतलब नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी रखा उसने, तो इसका एक लिमिटेशन हो गया। और एक लिमिटेशन क्या है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। न्यूलैंड के पास नए डिस्कवर्ड जो एलिमेंट थे उनके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं था। मतलब उसके टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे, लेकिन बाद में कुछ नए डिस्कवर हुए होंगे, तो उनके लिए कुछ था क्या उसके पास प्रोविजन? कोई भी प्रोविजन नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं थी उसके पास, तो ये उसका लिमिटेशन हो गया। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था, ये मैंने बस क्विक रिवीजन के तौर पे लिया है आपका। अगर आपको कुछ इसमें नोट डाउन करके लेना है पॉइंट्स, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करके ले सकते हो। और मैं तो बोलूंगा जो जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे आप सारे के सारे पेन और पेपर लेके नोट डाउन करके लीजिए। अब हम देखेंगे हमारा आज का टॉपिक जो है हमारा अगला टॉपिक, क्या, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। इस साइंटिस्ट को पहचानते होंगे आप, यही हमारा मेंडेलिव। और आज हम क्या देखने वाले, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो जो मेंडेलिव था वो पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था। उसने हर एलिमेंट के लिए एक कार्ड बनाया, और जो कार्ड था वो क्या दिखाता था, एटॉमिक मास एलिमेंट का कार्ड। मतलब जैसे कि हमारा आईडी कार्ड होता है जो जिसपे हमारा नाम रोल नंबर कुछ होता है, उसी तरह का एलिमेंट का कार्ड बनाया उसने, और उसके ऊपर उनका एटॉमिक मास था। मतलब एटॉमिक मास से वो एलिमेंट को पहचानता था, हम ऐसा बोल सकते हैं। और जो इसका क्लासिफिकेशन है, मेंडेलिव ने जो क्लासिफिकेशन किया, जो या फिर हम बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल जो बनाया, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप मानी जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा। Mendeleev considered the fundamental property of elements, namely the atomic masses, as standard and arranged 63 elements known at that time in an increasing order of their atomic masses. अभी देखिए मेंडेलीव के टोटल कितने एलिमेंट थे, 63। यह बात आपको याद रखनी है। मेंडेलीव कंसिडर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स नेमली एटॉमिक मासेस, मतलब कई सारी उसने प्रॉपर्टीज देखी, लेकिन उसमें से जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी थी, मेन प्रॉपर्टी, वो एटॉमिक मास थी। और उनके आधार पे उसने एलिमेंट को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मासेस के बेस पे ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा एलिमेंट्स को। टोटल एलिमेंट्स 63 थे। मेंडेलीव ऑर्गेनाइज्ड द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। उसने सिर्फ एटॉमिक मास नहीं देखा, तो उसने एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी। कौन सी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, चलिए देखते हैं। These were the molecular formula of hydrides and oxides of the elements, melting points, boiling points and densities of the elements and their hydrides and oxides. कौन सी थी प्रॉपर्टीज, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स,
हाइड्राइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट के ऑक्साइड्स, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड का था। किसका? ऑक्साइड और हाइड्राइड? एलिमेंट का। फिर मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, और डेंसिटीज किसकी? एलिमेंट्स की, और उनके साथ साथ देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, मतलब हाइड्राइड और ऑक्साइड की भी और एलिमेंट की भी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब उसने कंसिडर किया, और इसी के बेस के ऊपर उसने पीरियोडिक टेबल बनाया, एलिमेंट को क्लासिफाई किया। Mendeleev found that the element with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval. उसने क्या देखा कि जो एलिमेंट है सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी जो है वो रिपीट हो रही थी आफ्टर डेफिनेट इंटरवल, मतलब कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज एलिमेंट की रिपीट हो रही थी, फिर वही प्रॉपर्टीज आ रही थी। इसको उसने नाम क्या दिया? पीरियोडिक फंक्शन। मतलब पीरियोडिक फंक्शन तो हम बोलते पीरियोडिक मतलब क्या? पीरियडिक, आपको पता होगा पीरियोडिक मतलब जो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होता है, खुद को रिपीट करता है, उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन जैसे हमारी साइन थीटा कॉस थीटा पीरियोडिक फंक्शन है, आपको पता होगा ज्योमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा पीरियोडिक फंक्शन है। कुछ इंटरवल के बाद वो वही वैल्यूज, पुरानी वैल्यूज ही रिपीट करते हैं। तो उसने देखा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है कुछ डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, तो इसने एक पीरियोडिक लॉ बनाया। कौन सा लॉ? देखिए, पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने जो लॉ बनाया वो क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि एटॉमिक मासेस का वो पीरियोडिक फंक्शन था, और ये पूरा का पूरा पीरियोडिक लॉ आपको पूछा जा सकता है, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। आपको ये जो सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, आपको अगर नोट डाउन करके लेने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके लीजिए, फिर से आपको बोल रहा हूँ। और ये जो लॉ है इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किसका पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक मासेस का। The vertical columns in Mendeleev's periodic table are called groups, while the horizontal rows are called periods. Columns मतलब आपको पता है मैच द कॉलम्स में दो कॉलम्स होते हैं, उसी तरीके के वर्टिकल कॉलम्स जिनको क्या नाम दिया गया है? ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है, रो मतलब ओर, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला गया है। चलिए देखते हैं मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, तो आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। ये है मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। तो आप देखिए ऊपर वाली जो लाइन है पूरी, ये ग्रुप्स दिए हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ये क्या है? ग्रुप से। अभी ग्रुप मतलब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पूरा का पूरा पहला ग्रुप है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये पूरा पहला ग्रुप, ये पूरा दूसरा ग्रुप हो गया। इसी तरीके से ये हमारा 8th ग्रुप हो गया। तो टोटल कितने ग्रुप से? 8th ग्रुप से। और अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल रोज। तो ये जो है ये पहली रो हो गई हॉरिजॉन्टल 1, पूरी की पूरी यहां से लेके पूरा यहां तक, ये क्या हो गई? एक रो हो गई कंप्लीट। फिर उसके बाद दूसरी रो जिसमें कौन से एलिमेंट है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये एलिमेंट है, वो दूसरी रो हो गई। फिर तीसरी रो कौन सी? सोडियम वाली। देखिए आप, ये जो थर्ड पीरियड है, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल रोज मतलब पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड जिसमें हाइड्रोजन है, सेकंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है वो वाला, थर्ड पीरियड सोडियम मैग्नीशियम जिसमें है वो। अभी आप फोर्थ पीरियड अगर हम देखना चाहेंगे तो फोर्थ पीरियड इन दोनों का मिला के है, 4 और 5 इन दोनों का मिला के फोर्थ पीरियड है हमारे पास। ऐसा क्यों, बताता हूं मैं आपको। और जब सिक्स पीरियड की बात करेंगे तो सिक्स पीरियड कौन सा है? सिक्स पीरियड 4 और 5 को मिला के फोर्थ पीरियड हो गया। उसके बाद रुबिडियम वाला और एजी वाला जो है वो क्या होगा? फिफ्थ पीरियड हो जाएगा। ये वाली जो दो रो है, 6th रो और 7th रो, इनका मिला के एक पीरियड है। और उसके बाद ये CS से मतलब 8th रो से पूरा का पूरा 11 तक, ये पूरा का पूरा एक पीरियड है, ये पूरा का पूरा एक पीरियड, और ये लास्ट वाला एक पीरियड, ये लास्ट वाला एक पीरियड। तो टोटल कितने पीरियड है? 7 पीरियड। देखिए आप, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये जो है ये कौन सा है? फोर्थ, ये वाला फिफ्थ, अच्छे से लिखता हूँ, फिफ्थ, ये आपको समझ में आ रहा होगा, 5, ये 6th और ये लास्ट वाला 7। तो टोटल कितने हैं? 7 पीरियड से। और ग्रुप्स कितने टोटल? 8 ग्रुप से। अभी यहाँ पे
अलग अलग रोज दी गई है, ये 4 और 5 अलग अलग रोज है, जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम ये वाले एलिमेंट है, और नीचे वाले कॉपर, जिंक। लेकिन मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में एक ही रो में थे, एक ही पीरियड है वो। और ये रुबिडियम, एजी, एएसआर, सीडी, ये भी एक ही पीरियड में थे मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे आपको अलग अलग दिखा है 6 और 7। तो आपको याद क्या रखना है कि टोटल कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे जो कि वर्टिकल कॉलम से, और जो पीरियड्स थे वो टोटल 7 थे। अगर आप अपना पुराना सिलेबस देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि वहां पे टोटल 7 पीरियड ही थे, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग करके दिया हुआ है, इसलिए वो 12 बन गए टोटल। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया साइड में, उसी तरीके से पीरियड है मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल के। और अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए आप यहाँ पे सिर्फ एटॉमिक मास दिया गया है 44, एलिमेंट है क्या, नहीं है। उसके नीचे भी देखिए सिर्फ एटॉमिक मास है 68, एलिमेंट है क्या, नहीं। उसके बाजू में 72 दिया गया है, एलिमेंट है क्या, नहीं। ऐसा क्यों किया मेंडेलिव ने, क्योंकि मेंडेलिव ने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए थे। प्रेडिक्ट मतलब अंदाजा लगाया था कि भविष्य में एलिमेंट्स आ सकते हैं, और उनके एटॉमिक मासेस पहले ही उसने प्रेडिक्ट कर दिया, बता दिया, अंदाजा लगा दिया कि 44 होगा, 68 होगा, 72 होगा। और खास बात यह है कि जब सच में वो एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए, तब जो प्रॉपर्टीज मेंडेलिव ने उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी, वही प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स की थी। और इसीलिए मेंडेलिव को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता था, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बाप, ऐसा बोला जाता था। क्योंकि उसने सिर्फ पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनके लिए ही नहीं बनाया, जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होंगे भविष्य में, उनके लिए भी उसकी पीरियोडिक टेबल में जगह थी। तो काफी सोच समझ के उसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। अभी आपको नीचे दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क, वाईटी के पहले, और ये डीआई के पहले भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा। क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्योंकि उन एलिमेंट्स के नाम में अनसर्टेनिटी थी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता थी, वो फिक्स नहीं था नाम। उसने क्या सोचा, अगर बाद में नाम चेंज हो गया तो मैं क्या करूंगा, नाम बदल दूंगा। तो सारी की सारी सहूलत उसने रखी थी अपनी पीरियोडिक टेबल में, सिर्फ जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उन्हीं के लिए नहीं, जो एलिमेंट्स बाद में भविष्य में डिस्कवर होंगे उनके लिए भी जगह छोड़ी थी अपनी पीरियोडिक टेबल में। और यही खासियत थी उसकी, यही मेरिट्स थे। मेरिट्स मतलब गुण, मेरिट्स का मतलब होता है गुण, जो कि अब हम नेक्स्ट देखने वाले, मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। और उसके कुछ डिमेरिट्स भी थे, कुछ अवगुण भी थे, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो चलिए पहले हम क्या देखेंगे, मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। Merits of Mendeleev's periodic table. Atomic masses of the some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties. Example, previously determined atomic mass of beryllium 14.09 was changed to correct value 9.4 and beryllium was placed before boron. उसने एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखा था एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर एटॉमिक मास चेंज होता है तो मतलब उसके ऑर्डर भी चेंज हो जाएंगी। तो बेरिलियम का पहले उसने क्या कंसीडर किया था कि 14.09 है एटॉमिक मास, लेकिन उसको बाद में पता चला कि करेक्ट मास 9.4 है। तो उसने बेरिलियम को बोरॉन के पहले रख दिया। बोरॉन का क्या है, बेरिलियम से कम है, सॉरी ज्यादा है, बोरॉन का ज्यादा है, बेरिलियम का कम है, तो उसको पहले रख दिया। तो उसने क्या किया, करेक्ट किया, अपनी जो गलती हुई थी उसको सुधारा। तो क्या होगा, उसका एक प्लस पॉइंट है, एक उसका मेरिट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, मेंडेलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। तो हमने पहले ही बोला कि उसने कुछ वैकेंट प्लेसेस रखी थी, कुछ खुली जगह जहां पे अगर कोई बाद में एलिमेंट्स आएंगे, डिस्कवर होंगे, तो वो मैं रख सकता हूँ। इसलिए उसके टाइम पे वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उसने जगह छोड़ी। ये भी उसका एक मेरिट है, पॉजिटिव बात है उसके पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखिए आप, जो एलिमेंट्स का सिर्फ एटॉमिक मास लिखा था, उसने प्रेडिक्ट किया था 44, 68, 72, और उसके नाम उसने रखे थे इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। ऐसा क्यों, इका बोरॉन क्यों, क्योंकि बोरॉन की प्रॉपर्टीज की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। जो भी एलिमेंट आएगा भविष्य में उसकी प्रॉपर्टीज बोरॉन के प्रॉपर्टीज की सिमिलर होगी, इसलिए उसने इका बोरॉन नाम रखा। और जो एलिमेंट आया एक्चुअल में डिस्कवर हुआ बाद में, उसका नाम क्या रखा गया, स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम क्योंकि एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, लेकिन जब एक्चुअल में वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसका नाम गैलियम रखा गया। और इका सिलिकॉन, सिलिकॉन के प्रॉपर्टीज की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, इसलिए इका सिलिकॉन, लेकिन जब एक्चुअल में डिस्कवर हुआ तो जर्मेनियम नाम रखा गया उसका। और जो उसने एटॉमिक मास प्रेडिक्ट किया है वो लगभग इक्वल है, जो एक्चुअल में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनके एटॉमिक मास के लगभग इक्वल है। तो मतलब बंदे ने कितनी डेप्थ में स्टडी करके प्रेडिक्ट किया था, अंदाजा लगाया, लेकिन ऐसे नहीं लगाया, अच्छे से स्टडी करके लगाया, इसलिए उसका अंदाजा सही हुआ।
देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबेल गैसेस इन मेंडेलिव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसेस के लिए कोई भी जगह नहीं थी, क्योंकि उस वक्त नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। हाउएवर, व्हेन नोबेल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन एंड आर्गन वेर डिस्कवर्ड, मेंडेलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप without disturbing the original periodic table in which the Nobel gases were fitted very well। उसने क्या किया, जब बाद में हेलियम, नियॉन और आर्गन जैसे क्या हुए नोबेल गैसेस डिस्कवर हुए, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया जिसका नाम उसने जीरो रखा, जीरो ग्रुप, और उसको अपने पीरियोडिक टेबल में रख दिया। जो पहले से एलिमेंट थे उसके पीरियोडिक टेबल में, उनको डिस्टर्ब किए बना रख दिया, मतलब पीरियोडिक टेबल में कोई भी हलचल नहीं हुई, कोई भी उल्टा पुलट नहीं हुई, एकदम सब सही सही बैठ गया। तो ये भी क्या हुआ, उसका एक मेरिट, मेरिट मतलब उसका एक पॉजिटिव बात है, उसका एक गुण है। तो ये मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल है। अब हम क्या देखेंगे, एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम। उसने जो प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी, मैंने आपको बताया गैलियम जो था जिसका नाम क्या था, इका एल्यूमिनियम, पहले उसका कुछ मास भी उसने प्रेडिक्ट किया था, कुछ प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी, और जब बाद में एक्चुअल एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसका नाम गैलियम रखा गया और उसकी प्रॉपर्टीज देखी गई। जो पहले उसने बताई थी प्रॉपर्टीज और जो बाद में हमें मिली, उसमें काफी सिमिलरिटी थी, काफी मतलब बहुत ज्यादा हद तक वो सिमिलर थी, सेम थी, हम बोल सकते अप्रोक्सीमेटली इक्वल थी सारी की सारी प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप, प्रॉपर्टी दी गई है और ऊपर नाम लिखा गया इका एल्यूमिनियम जो कि मेंडेलिव्स का प्रेडिक्शन है, और बाजू में गैलियम जो कि एक्चुअल है। तो एटॉमिक मास 68 और क्या है 69.7, ये एटॉमिक मास है। डेंसिटी 5.9 और 5.94 है। अभी देखिए एटॉमिक मास 68 और 69.7 लगभग इक्वल ही है, अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं आसपास इक्वल है। तो करेक्ट बोला था उसने जो बोला भी। डेंसिटी 5.9 बताई उसने, लेकिन एक्चुअल में कितनी मिली 5.94, जो कि एक दूसरे के काफी बराबर है। मेल्टिंग पॉइंट उसने लो बताया, 30.2 एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम का, जो कि एक्चुअल में लो है। तो उसने जो बोला गलत नहीं बोला। उसने जो फॉर्मूला बताया क्लोराइड का क्या था, ECl3 बोला था। ई मतलब उसने डिनोट किया एलिमेंट को ई से, तो ECl3 क्लोराइड का फार्मूला बोला। और जब एक्चुअल में गैलियम का क्लोराइड का फार्मूला हमें मिला वो क्या था, GaCl3, मतलब सही बोला उसने। फार्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 बोला, हमें क्या मिला Ga2O3, मतलब सही है। नेचर ऑफ ऑक्साइड एम्फोटोरिक ऑक्साइड बोला उसने, और हमें मिला भी एम्फोटोरिक ऑक्साइड। तो मतलब सब कुछ उसने सही सही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। तो उसने जो प्रेडिक्ट किया था वो एकदम सही प्रेडिक्ट किया था। और देखा आपने कितनी सारी मतलब अच्छी बातें मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये सारी मेरिट्स है, इसलिए उसको इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। अभी कुछ मेरिट्स है, वैसे ही कुछ डीमेरिट्स है, मतलब जैसे गुण होते हैं वैसे अवगुण भी होते हैं। अवगुण, डीमेरिट्स, कुछ निगेटिव बातें, कुछ खामियां है उसमें, कुछ कमियां है। तो वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। आज के लिए हमारा इतना काफी है। तो चलिए, मैं आपको लास्ट जो हमेशा बोलता हूँ वो बोलूंगा, कि क्या बोलूंगा मैं आपको, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछेंगे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।